हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार महार इस क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि संख्या का फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होती है, मतलब संख्या का अंकीय मान या जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है। इसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के में हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, रेशनल नंबर क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं। इन सभी का अध्ययन हम लोग आज बेसिक से लेकर के टॉप तक करेंगे। जो भी नंबर सिस्टम चैप्टर है इसके बारे में हम लोग एकदम बेसिक से लेकर के छोटी छोटी चीज़ों को जान करके और जितने भी टॉप लेवल तक के क्वेश्चन अभी तक सीजीएल, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या किसी भी अदर एग्जाम जैसे रेलवे है, यूपी पुलिस का एग्जाम है, इन सब में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं नंबर सिस्टम से संबंधित, उन सभी क्वेश्चनों का हम लोग आज बेसिक से लेकर के टॉप लेवल तक अध्ययन करेंगे। और ये क्लास एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए और यूपी पुलिस में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए भी ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग भी यूपी पुलिस की या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत बेनिफिशियरी है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आपके जानने वाले हैं उनको शेयर करें और क्लास का पूरा फ़ायदा उठाएं। ये क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होगी और जो ये हमारी गारंटी रहेगी कि जितने भी आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे, बहुत से ऐसे हैं जो पेड कोर्स में भी उतना नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं जितना हम जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध करा रहे हैं। तो हम लोग आज देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का जब हम लोग वर्गीकरण कर रहे होंगे, लास्ट क्लास में मैंने आपको एकदम चार्ट बना करके हर चीज समझा रखी है। आज हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होती हैं, मतलब रियल नंबर। पहले हम लोग देखेंगे रियल नंबर क्या है। हम लोग देखेंगे रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। तो हम लोग रियल नंबर के बारे में जानेंगे कि रियल नंबर क्या होती हैं। रियल नंबर वो संख्याएं होती हैं जो जिन्हें हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। विच नंबर कैन बी डिनोटेड ऑन द नंबर लाइन। जिन संख्याओं को हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं या नंबर लाइन पे निरूपित कर सकते हैं, वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। जिन संख्याओं को हम नंबर रेखा मतलब नंबर लाइन पे, जिन संख्याओं को हम रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, उन्हें रियल नंबर कहते हैं। उन्हें रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं या जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। क्या लिख सकते हैं? विच कैन बी डिनोटेड
डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। जिन संख्याओं को हम विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं या जिनको दर्शा सकते हैं, वो सभी संख्याएं हमारी रियल नंबर कहलाती हैं। तो आप रियल नंबर की डेफिनेशन जान गए कि जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं उन्हें रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले तो 9 है। 9 क्या है? 9 को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। 2 है, -9 है, +5 है। जैसे हम लोग अगर लिखना चाहें, जैसे 2 है आपका, +5 है, -9 है, 22/7 है। ये सभी ऐसी संख्याएं हैं। 13/7 है, 15/17 है। जैसे 13/7 है, 15/17 है। इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कर सकते हैं? इनको हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं या नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? हमारी रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग वास्तविक संख्याओं के बाद में हम लोग बात करेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर जिनको हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? विच कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। विच कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन, विच कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। जो संख्याएं नंबर लाइन पर या संख्या रेखा पर निरूपित नहीं की जा सकती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं नंबर लाइन पर डिनोट नहीं की जा सकती हैं, जो संख्या रेखा पर निरूपित नहीं की जा सकती हैं, जो संख्याएं जो संख्याएं रेखा पर निरूपित नहीं की जा सकती हैं, निरूपित नहीं की जा सकती हैं। जो संख्याएं रेखा पर निरूपित नहीं की जा सकती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम इमेजिनरी या काल्पनिक नंबर कहते हैं। जैसे -√3 या √3, माइनस का √3, ये सभी क्या है? अपनी काल्पनिक संख्याएं कहेंगे। एक संख्या इसमें आती है, जैसे आप लिखना चाहें आयोटा। आई बराबर क्या होता है? √-1। अगर हम लोग i² करेंगे तो कितना हो जाएगा? i² बराबर -1 हो जाएगा। तो आयोटा जो होता है ना, ये भी एक क्या है? एक काल्पनिक है। i² बराबर -1 होता है। तो इमेजिनरी नंबर वो क्या होती हैं? जो जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाएंगी? हमारी इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि रेशनल नंबर क्या होती हैं। रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। या परिमेय संख्याएं। तो रेशनल नंबर क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। परिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सके, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए।
विच नंबर कैन बी रिटन इन P अपॉन Q फॉर्म, Q नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q बोथ इंटीजर्स। मतलब वो संख्याएं जो P बटा Q के रूप में या P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सके और Q का मान 0 न हो और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, या हम पहले लिखना चाहें which can be written in P upon Q form, Q not equal to 0, Q not equal to 0 and P and Q both integers। कहने का मतलब है जो संख्याएं P बटा Q के रूप में लिखी जा सकें Q का मान 0 न हो और Q का मान 0 न हो, P और Q दोनों पूर्णांक हों, दोनों पूर्णांक हों। कहने का मतलब है जो संख्याएं P बटा Q के रूप में लिखी जा सके, Q का मान 0 न हो, P और Q दोनों पूर्णांक हों। तो रेशनल नंबर कौन सी संख्याएं होती हैं? विच कैन बी रिटन इन P अपॉन Q फॉर्म, Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बोथ इंटीजर्स। मतलब P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो हम लोग रेशनल नंबर में क्या लिखेंगे? जैसे मान लो कि आपकी एक संख्या 5/3 है, ये क्या है? P अपॉन Q के रूप में है। अगर 12 लिखा हुआ है तो ये किसके रूप में है? P अपॉन Q के रूप में है। 22/7 लिखा हुआ है, ये क्या है? ये P अपॉन Q के फॉर्म में आपका लिखा हुआ है। जैसे आपसे लिखा हो 0.33333, ये भी क्या है? ये भी आपका P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप देखिए बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर 0.33333 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं कितना? 0.33 पे बार। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 33/99 कितना आ जाएगा? तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी संख्या जो है ये भी हमारी क्या है? ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी हुई संख्या है। तो ये जो संख्याएं होंगी, इस तरह की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी हमारी रेशनल नंबर कहलाएंगी। इसके बाद में हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? विच कैन नॉट बी रिटन इन P अपॉन Q फॉर्म, जो संख्याएं P अपॉन Q के फॉर्म में न लिखी जा सकें। विच कैन नॉट बी written in P अपॉन Q फॉर्म, जो P अपॉन Q के रूप में न लिखी जा सके। जो संख्याएं P अपॉन Q के रूप में न लिखी जा सके। जो संख्याएं P अपॉन Q के रूप में न लिखी जा सके उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? वो हमारी इर्रेशनल नंबर कहलाएंगी, मतलब अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे मान लो कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे मान लो 0 1 2 3 4
3, 2, 3, 1, इस तरह की कोई भी अगर संख्या लिखी हुई है जो अपने को रिपीट ना करे, जैसे हम लोग लिख सकते हैं क्या 1, 2, 3, 0.1, 2, 3, 4, 2, 9, 6, 5, 2, 3, ऐसे कोई भी अगर संख्याएं लिखी हुई हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो सभी इरेशनल नंबर कहलाती हैं। जैसे आपका पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। जो पाई होती है, पाई का मान जो है अभी तक फाइंड आउट नहीं किया जा सका है, और पाई की जो हम लोग वैल्यू मानते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे थे, हम लोग इसमें रेशनल में ले रहे थे क्या 22/7। 22/7 आप देख रहे हो एक रेशनल नंबर है, जबकि पाई क्या हो जाएगी, ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगी। कि क्या हो जाएगी, ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पाई का मान 22/7 एग्जैक्ट नहीं है, 22/7 मान उसका मान लिया गया है। पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं है, 22/7 केवल इसकी एक वैल्यू मान ली गई है। तो जो पाई होती है ना, पाई एक हमारी रेशनल नंबर है, जबकि 22/7 एक रेशनल नंबर में आता है। उसके बाद हम लोग इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग संख्याओं के वर्गीकरण में बेसिक चीजें जानेंगे कि बेसिक क्या होता है, इसी बेसिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हमारा है डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याएं। क्या है? डेसिमल नंबर। इसके बाद हमारा क्या है? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर मतलब दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं, तो दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, दशमलव संख्याओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दशमलव संख्याएं एक तो होती है टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव, एक होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत दशमलव। तो हम लोग टर्मिनेटिंग पहले देखेंगे। डेसिमल में हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक टर्मिनेटिंग या इसी को हम लोग कहते हैं शांत दशमलव, और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जिसे हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अशांत दशमलव कहते हैं। तो हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में भी जानेंगे। डेसिमल में एक टर्मिनेटिंग होती है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होती है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो दशमलव जिनका हम लोग शांत कर सकें। जैसे संख्या लिखिए 0.5। 0.5 क्या है? हमारी एक टर्मिनेटिंग नंबर है। 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर हम लोग 0.5 को लिखना चाहें तो हम कितना 5/10 लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1/2। तो 0.5 कितना हो जाएगा? हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। किसमें आएगा? टर्मिनेटिंग में। क्यों? क्योंकि 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5/10 मतलब 1/2 लिख सकते हैं। उसके पास जैसे आप मान लो कि 0.73 कोई नंबर लिखा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? आप जानते हैं कि अगर 0.73 है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 73/100 लिख सकते हैं। कितना? 73/100 लिख सकते हैं। तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं जिनका दशमलव हम लोग शांत कर सकते हैं। जैसे अगली संख्या हमारी लिखी हुई है 0.25, तो 0.25 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 25/100 लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है कितनी? 1/4। कितना? 1/4। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो है जो भी हमारी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो जो जिनका हम लोग दशमलव शांत कर सकते हैं वो सभी क्या कहलाएंगी? टर्मिनेटिंग कहलाएंगी। और नॉन टर्मिनेटिंग में वो संख्याएं होंगी जिनका हम दशमलव शांत नहीं कर सकते हैं। जैसे आप कोई नॉन टर्मिनेटिंग में अगर आप लिखना चाहें अशांत दशमलव या दोहराव दशमलव, इनको भी हम लोग कहते हैं। तो हम लोग जैसे लिखा हो 0.3333,
ये हमारी क्या कहलाएगी, 1/3 कहलाएगी। ये हमारी क्या कहलाएगी, 1/3 कहलाएगी। ऐसे ही हम लोग कोई संख्या, जैसे मान लो कोई भी संख्या ले लें, 0.46446 इस तरह से संख्या लिखी हो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 46, ये क्या है आपका 46, ये कितना है 46 लिखा हुआ है ना, तो हम लोग कितना इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 46/99। कितना लिख सकते हैं 46/99, क्योंकि ये हर दो संख्या के बाद रिपीट कर रहा है, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, बार लगा देंगे। कितना हो जाएगा, बार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसको हम लोग शांत कर रहे थे, तो कितना हो जाएगा 3/9, क्योंकि 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम लोग 3 पे बार लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 3/9। तो 3/9 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो संख्याएं होती हैं वो सभी नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं या जो है शांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। इसी तरह से मान लो कोई संख्या अगली है हमारे पास 1.127, 127, 127, ऐसे ही अपने को रिपीट कर रही, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 0.127, ये जो लिखा हुआ है इस पे हम लोग बार लगा देंगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 127/999। और ये 999 क्यों आता है, आगे हम लोग जब अभी पढ़ेंगे तो ये सब चीजें बिल्कुल एकदम इनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कितना आ जाएगा 127/1999। तो इस तरह से ये नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं जो होती हैं इनका भी हम लोग अध्ययन करें। देखा कि हमने कैसे जो है डेसिमल में टर्मिनेटिंग संख्याएं और नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं क्या होती हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगली हम लोग देखेंगे गैर शांत या गैर दोहराव। अगला हम लोग क्या देखेंगे, गैर शांत या गैर दोहराव। अगला जो हम लोग देखेंगे वो क्या, गैर शांत या गैर दोहराव संख्याएं। गैर शांत या गैर दोहराव संख्याएं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि गैर शांत या गैर दोहराव संख्याएं कौन सी होती हैं। गैर शांत गैर दोहराव वो संख्याएं होती हैं जिनको हम डेसिमल के बाद भी शांत नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपका √2 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है √2। √2 क्या है, √2 को हम 141, आगे जो भी संख्या होगी आगे इस तरह से ये अपने को जो है 1414 ऐसे इस तरह से आगे अपने को ये रिपीट कर रही होगी। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इरेशनल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इन्हीं संख्याओं को हम लोग इरेशनल नंबर बोल देते हैं। क्या होती हैं, ये हमारी इरेशनल नंबर कहलाती हैं। तो गैर शांत या गैर दोहराव वाली संख्याएं जो होती हैं वही हमारी इरेशनल नंबर भी कहलाती हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। हम लोग पूर्णांक के बारे में जानेंगे। अभी हम लोगों को इस संख्याओं का क्लासिफिकेशन में एकदम बेसिक चीजें देखनी है। आगे हम लोग देखेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक या इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। एक चीज आप जानते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब रेशनल नंबर होते हैं और उन सबको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब जो है P/Q के रूप में लिखे होते हैं। सभी इंटीजर्स को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
तो हम लोग लिख लेते हैं ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सभी इंटीजर्स जो है रेशनल नंबर होते हैं। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q बराबर 1। सभी जो पूर्णांक होते हैं वो सब रेशनल नंबर के रूप में होते हैं। किसमें? वो सब रेशनल नंबर के रूप में होते हैं। और जहां पर जब रेशनल नंबर है तो ये P/Q के रूप में भी लिखे जाएंगे, जहां Q बराबर 1 हो जाएगा। क्या होगा? जहां पर Q बराबर 1 होता है। तो रेशनल नंबर में हम लोग देखे पूर्णांक के बारे में हम लोग जानेंगे कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं और इन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां Q बराबर 1 होता है। Q बराबर कितना होता है? 1 होता है। जहां पर Q बराबर 1 होता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि सभी जो पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं। इन्हें हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, या इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे -इनफाइनाइट से लेकर के +इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं आपके, -इनफाइनाइट से लेकर के -4, फिर -2, फिर -2 के बाद में जैसे ही आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लो -4 था, फिर यहाँ पर -3, फिर -2, फिर -1, उसके बाद में 0 से ले करके यहाँ पर +1, +2, +3, ये सब क्या होंगे? इनफाइनाइट नंबर तक ये सभी आपके इंटीजर्स कहलाएंगे, ये सभी आपके पूर्णांक कहलाएंगे। तो -इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक तो हम लोग लिख सकते हैं -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जितने भी होंगे ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। पूर्णांक मतलब सभी इंटीजर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये सभी इंटीजर्स कहलाएंगे। अब इंटीजर्स का जब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे तो इंटीजर्स क्या होते हैं? एक निगेटिव इंटीजर्स होते हैं और एक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो निगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो जिनकी वैल्यू निगेटिव होती है। तो हम लोग देखेंगे कि इंटीजर्स में निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। हम लोग इसको हटा रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं। पूर्णांक आपने कहाँ से देखा? -इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक जितने भी थे वो आपके सभी पूर्णांक हो गए। एक तो होता है निगेटिव इंटीजर्स, मतलब होता है ऋणात्मक पूर्णांक। और एक आपके होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब धनात्मक पूर्णांक।
धनात्मक या सकारात्मक पूर्णांक। तो हम लोग देखेंगे कि पहले ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में या निगेटिव इंटीजर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। निगेटिव इंटीजर्स, तो निगेटिव इंटीजर्स में क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से ले करके, जैसे -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, ये सभी आपके निगेटिव इंटीजर्स या ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में देखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में देखेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जो हमारे होते हैं वो जैसे +1, +2, +3, +4 से ले करके और इनफाइनाइट नंबर तक होते हैं। ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे सब पॉजिटिव इंटीजर्स या धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। तो निगेटिव इंटीजर्स में निगेटिव पूर्णांक आएंगे और और जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उनमें सब जो है पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पॉजिटिव पूर्णांक लिए जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि होल नंबर क्या होती है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि होल नंबर क्या होती है। या जिनको आप कहते हो पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, पूर्ण का मतलब ही है क्या, जो पूर्ण हो अपने में, जो अपने में परफेक्ट हो या पूर्ण हो। तो 0 से ले करके 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से ले करके इनफाइनाइट नंबर तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सब हमारी क्या कहलाएंगी, वो सभी हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। उसके बाद में पूर्ण संख्याओं के बाद में आपको एक चीज देखने को मिलती है, नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर जिन्हें हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जब हम 0 को हटा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 से ले करके इस तरह से इनफाइनाइट नंबर तक जो ये संख्याएं होंगी ये हमारी क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं। क्यों, क्योंकि 0 की खोज बाद में हुई तो 0 को हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित नहीं करते हैं। तो होल नंबर पूर्ण संख्याएं कहाँ से, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, जबकि नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो आपकी 1 से लेकर के और इनफाइनाइट तक जो भी होती हैं वो सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद नंबर आता है इवन नंबर का। किसका, इवन नंबर, मतलब सम संख्या। इवन नंबर क्या होती है, इवन नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से विभाजित हो जाते हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं, द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2, द नंबर which are divisible by 2। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए वो क्या कहलाएगी, वो हमारी सम संख्या कहलाएगी। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए वह संख्या सब सम संख्याएं कहलाएंगी। जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो संख्या 2 से विभाज्य हो जाए, जो संख्या 2 से विभाजित
जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए वह क्या कहलाएगी, वह इवन नंबर कहलाएगी। जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इवन नंबर की, वो 2n होती है। क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है इवन नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, 2n होती है। 2n होती है, क्या होती है, 2n होती है। जैसे आप मान लो -8, -6, -4, ये आपकी 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, 6, 8, इस तरह से जो भी संख्याएं होंगी जो 2 से विभाज्य होंगी वो सभी हमारी क्या कहलाएंगी, वो सभी हमारी इवन नंबर या सम संख्याएं कहलाएंगी। इवन नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो 2n होती है। n कोई भी संख्या हो सकती है, n यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, इवन नंबर के बाद हम लोग देखते हैं ऑड नंबर क्या होती हैं। इवन के बाद हम लोग देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या है। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या है। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, अभी हमने देखा कि सम संख्याएं वो संख्याएं थी जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जा रही थी। इसका मतलब जो संख्या 2 से विभाजित हो जा रही वो सम है, तो इसका मतलब विषम संख्याएं वो होंगी जो 2 से विभाजित नहीं होंगी। द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं है, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो, वह संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो वो सभी क्या कहलाएंगी, वो सब ऑड नंबर कहलाएंगी। जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं वो सब हमारी क्या होंगी, वो सब ऑड नंबर कहलाएंगी। जैसे -5 है, -3 है, आपका 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सभी संख्याएं इस तरह से जितनी भी संख्याएं हैं वो सब जो है आपकी क्या कहलाएंगी, वो सब आपकी ऑड नंबर कहलाएंगी, मतलब विषम संख्याएं कहलाएंगी। तो सम संख्याओं में क्या होता है, सम संख्याएं वो हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं और विषम संख्याएं वो हैं जो 2 से विभाजित ना हो। तो इसकी जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, 2 + -1। कितनी होती है, 2 + -1। और अभी इवन में आपने देखा था, इवन में क्या था, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म देखे थे तो क्या था, 2n + -1। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2n + -1। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इवन नंबर की, और ऑड इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म 2n + -1 और इसकी हमारी क्या थी, 2n + 1। तो इवन नंबर में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, 2n थी, 2n स्टैंडर्ड फॉर्म कितनी थी, 2n। तो इवन नंबर में जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो 2n के रूप में होती है, जबकि इवन नंबर में ऑड नंबर में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो 2n + -1 होती है। कितनी, 2n + -1 होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं।
इसके बाद हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं। या इन्हीं को आप कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं द नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली टू फैक्टर वन एंड इटसेल्फ। जिस संख्या के केवल और केवल दो ही गुणनखंड संभव हो वो संख्या क्या कहलाएगी? वो अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाएगी। जिस संख्या के द नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली टू फैक्टर, जिस संख्या के केवल और केवल दो ही फैक्टर हो, एक तो एक हो, वन एंड इटसेल्फ। जिस संख्या के केवल और केवल दो ही गुणनखंड संभव हो, एक तो एक हो और खुद वह संख्या, एक और खुद वह संख्या। जिस संख्या के केवल और केवल दो ही गुणनखंड संभव हो। जैसे आप मान लो कि तीन के जब आप फैक्टर करेंगे तो एक इसका एक है और तीन है। पाँच के जब आप करेंगे एक और पाँच। जैसे सात के करेंगे तो एक और सात, इसके दो ही फैक्टर हैं, एक और सात। जैसे आपका 11 है, 11 के जब आप फैक्टर करेंगे तो एक होगा और 11 होगा। जैसे 13 के जब आप करेंगे तो एक होगा और 13 होगा। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड संभव हो, जैसे आप मान लो 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे ही लेकर के ये संख्याएं जो होती हैं, जिन संख्याओं का केवल और केवल एक ही गुणनखंड संभव हुआ, हमारी जो है सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 1 से 100 तक, 1 से 1 to 100, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। पहले हम लोग 1 से 50 तक लिख लें। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती? 15 होती हैं। अगर आपसे 1 से 100 तक कहा जाए तो कितनी? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी? 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 to 100, 1 से 100 तक जब हम लोग देख रहे होंगे तो 25 अभाज्य संख्याएं निकल करके आती हैं। इसके बाद हम लोग अगर लिखें तो 1 से 200 तक अगर हम लोग देखेंगे, 1 से 200 तक जब हम लोग देख रहे होंगे तो कितनी? 46, कितनी? 46 अभाज्य संख्याएं आती हैं। फिर 1 से ले करके अगर हम लोग 500 तक देखें, 1 से ले करके 500 तक, 1 से 500 तक अगर हम लोग देख रहे होंगे तो कितनी? 95 अभाज्य संख्याएं यहाँ पर निकल के आएंगी। कितनी? 95 अभाज्य संख्याएं। 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक 25, 1 से 200 तक निकालेंगे तो हम लोग 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी? 46 होती हैं। 1 से 500 तक निकालेंगे तो 95 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर के 1000 तक जब हम लोग देख रहे होंगे, 1 to 1000, तो यहाँ पर 168 अभाज्य संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी। तो ये चीज आपको याद कर लेनी है। बाई चांस कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ देता है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, या 1 से 500 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, 1 से 1000 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं, 1 से लेकर के 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं, 1 से 200 तक 46 अभाज्य संख्याएं, 1 से 500 तक 95 अभाज्य संख्याएं, 1 से 1000 तक हमारी कितनी? 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं।
अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। 2 जो है एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो एक इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। 2 इज एन इवन प्राइम नंबर। 2 एक सम अभाज्य संख्या है। और बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी जो है आपकी जो है विषम संख्याएं हैं। मगर 2 एक ऐसा नंबर है, 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और एक सम संख्या भी है। तो हम लोग लिख ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और 2 ही एक इवन नंबर भी है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी जो है ऑड नंबर है। केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो एक इवन नंबर भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है और 2 एक इवन नंबर भी है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए आपसे, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? ये 97 है। मतलब 97 मतलब 97 ऐसी संख्या है जो 2 अंकों की है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो कितनी है? 101 है। 101 जो है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। कितनी? 101। 101 ऐसी संख्या है जो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगर आपसे 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 है। कितनी? 997। 997 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 25 अभाज्य संख्याएं आपकी हैं। तो ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। तो अभाज्य संख्याएं, अगर ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी है? 97 है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 है। तो 997 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे देखते हैं।
एक यहीं पे हम लोग नोट लिख लेते हैं, सभी अभाज्य संख्याओं को संख्याओं को 6p ± 1 के रूप में लिखा जा सकता है। सभी अभाज्य संख्याओं को 6 + 1 के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन हर 6 + 1 लेकिन हर 6p ± 1 हर 6p ± 1 रूप आवश्यक रूप में अभाज्य संख्या नहीं होता है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी उनको हम 6 ± 1 के रूप में लिख सकते हैं। किसमें? 6p ± 1 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हर 6p ± 1 रूप आवश्यक रूप से अभाज्य संख्या नहीं होता है। कि ये जरूरी नहीं है कि हर 6p ± 1 जो हो वो एक अभाज्य संख्या हो, ये कोई भी जरूरी नहीं है। जैसे मान लो कि एक हम लोग अभाज्य संख्या ले रहे हैं 13, जैसे क्या है 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 को अगर हम ले लें तो हम 13 को क्या लिख सकते हैं 6p, p का मतलब होता है p की हम वैल्यू 2 मान लें प्लस का 1 मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारी 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, ये एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। मगर यहीं पर अगर हम 25 से एक संख्या ले लें, मान लो कि 25 की जगह पर हम दूसरी संख्या ले रहे हैं, जैसे हाँ 25 एक संख्या है, मान लो कि 25 है, तो 25 को भी तो हम लोग इसी रूप में लिख सकते हैं, मगर ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा कहने का मतलब है कि सभी अभाज्य संख्याओं को हम 6p + 1 के रूप में लिख सकते हैं, मगर ये जरूरी नहीं है कि 6p ± 1 एक अभाज्य संख्या हो, ये कोई भी जरूरी नहीं है। तो हम जितनी भी अभाज्य संख्या है उनको 6p + 1 के रूप में लिख सकते हैं, 6p ± 1 के रूप में लिख सकते हैं, मगर ये जरूरी नहीं है कि 6p ± 1 आवश्यक रूप से एक अभाज्य संख्या हो, ये कोई भी जरूरी नहीं है। तो इसके बाद प्राइम नंबर के बाद हम लोग देखेंगे क्या, कंपोजिट नंबर। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के बाद हम लोग देखेंगे कंपोजिट नंबर। मतलब भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर कौन सी संख्याएं होती हैं? द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जिस संख्या के द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड संभव हो, जिस संख्या के 2 से अधिक
गुणनखंड संभव हो। जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड संभव हो वो क्या कहलाएंगी, वो सब कंपोजिट नंबर कहलाएंगी। जैसे मान लो कि आपका 4 क्या है, 4 का 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है और इसका 4 भी फैक्टर है। अगर हम 6 ले लें तो 6 का 1 फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी है और खुद 6 है। इसके बाद हम लोग 9 ले लें तो 9 के फैक्टर जब पर 1 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है और 9 खुद इसका 1 फैक्टर है। तो ये जो संख्याएं होंगी, जिन संख्याओं के हम 2 से अधिक गुणनखंड कर सकते हैं, जैसे मान लो एक संख्या हमने ले लिया 12, तो 12 का 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है और खुद 12 भी है। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड किए जा सकें, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड संभव हो, वो सभी क्या कहलाएंगी, वो सभी कंपोजिट नंबर कहलाएंगी। तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर जो है, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है, हम लोग क्या कहेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है, 4 है। 4 जो नंबर है वो सबसे छोटी क्या है, भाज्य संख्या हमारी कौन सी है, 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। अगर हम अब आपसे कहें कि सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कौन सी है, तो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कौन सी है, 9 है। अभी आप देख रहे हो 9, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या, 9 क्या है, एक विषम संख्या है या नहीं, 2 से नहीं डिवाइड हो रही, इसका मतलब ये क्या है, एक विषम संख्या है। तो 9 जो है ये हमारी क्या है, एक विषम संख्या है। तो ये चीज आपकी समझ में आई होगी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, यहां पर लिख लो, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कितनी है, 9 है। एक जो संख्या है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक जो है वो न भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में समझे कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड संभव हो वो सभी क्या कहलाएंगी, वो सभी हमारी भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर कहलाएंगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो को प्राइम नंबर, इसके बाद हम लोग भाज्य के बाद में हम लोग देखेंगे को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। मतलब सहभाज्य संख्या है। को प्राइम नंबर मतलब सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो हम सहभाज्य संख्याओं के बारे में
जानेंगे कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं two number having HCF 1, if the two number having HCF 1, if two number having HCF highest common factor HCF 1 is called co-prime number, को-प्राइम नंबर। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, वह सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं मतलब ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा हो जिनका HCF केवल 1 हो, जैसे 2 और 3, जैसे 5 और 9 आप लिख सकते हो, ये भी इनका HCF 1। मतलब ऐसी कोई भी आप संख्या ले सकते हो, जिनका HCF 1 हो। दो ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो, ऐसी दो संख्याएं कोई भी ले सकते हो आप जिनका HCF 1 हो, वो सभी क्या कहलाएंगी? वो सभी सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं को प्राइम नंबर के बाद ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ट्विन प्राइम को हम लोग कहते हैं युग्म अभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम नंबर ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ये आप कह सकते हो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, वो सभी क्या युग्म अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर कहलाती हैं। ऐसी कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिएगा आप, जैसे 3 और 5 है, 3 और 5, ऐसी आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्याएं, जिनका अंतर 2 हो, युग्म अभाज्य संख्या कहलाती हैं। युग्म अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे हम ले लिए कितना आप ले सकते हो? 3 और 5, 5 और 7, उसके बाद आप 11 और 13, 11 और 13, इसके बाद में जब आप जाओगे 17, 19, कितना? 17 और 19, ये सभी क्या हो जाएंगी? ये सभी आपकी ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगी, क्योंकि इनके बीच का जब आप डिफरेंस देखोगे, 5 से 3 घटाओगे, डिफरेंस कितना आएगा? 2 का। 7 में अगर देखोगे तब 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। तो ऐसी सभी अभाज्य संख्याएं लगातार, दो अभाज्य संख्याएं
ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो वो सभी ट्विन प्राइम नंबर कहलाती हैं। वो सभी क्या कहलाती हैं? वो सभी ट्विन प्राइम नंबर कहलाती हैं। ऐसी सभी अभाज्य संख्याएं जिनका डिफरेंस 2 हो वो सभी ट्विन प्राइम नंबर कहलाती हैं। अगर हम अभाज्य संख्याओं को देखें कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो मैंने बताया 1 से 100 तक आपकी कितनी 25 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरह से 25 अभाज्य संख्याओं में अगर हम देखेंगे तो ट्विन नंबर कौन से, तो हम ट्विन नंबर का जब पता लगा रहे होंगे तो ट्विन नंबर का मतलब होता है कि ऐसी अभाज्य संख्याएं ऐसी लगातार अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होना चाहिए, वो सभी क्या कहलाएंगी? वो सभी ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगी। वो सभी आपकी ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगी। तो ट्विन प्राइम नंबर के बारे में भी आपने जाना कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होती हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं परफेक्ट नंबर। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होती हैं। परफेक्ट नंबर मतलब होती है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं? परफेक्ट नंबर्स क्या होती हैं? संपूर्ण संख्याएं क्या होती? परफेक्ट नंबर संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं ये हम लोग जानेंगे। संपूर्ण संख्याओं के बारे में आपने सुना होगा, मगर आपको आज एकदम बेसिक से बताते हैं कि संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो संपूर्ण संख्याएं यदि संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, क्या? यदि किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर दी गई संख्या के बराबर हो तो उस संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं। यदि किसी भी संख्या के गुणनखंड उस संख्या को छोड़कर दी गई संख्या के बराबर हो तो वह परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या कहलाती है। संपूर्ण संख्या कहलाती है। संपूर्ण संख्या का मतलब होता है यह दी गई किसी संख्या के गुणनखंड उस संख्या को छोड़कर दी गई संख्या के बराबर हो तो वह संख्या क्या कहलाएगी? तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाएगी। मतलब परफेक्ट नंबर आपकी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वह संख्या परफेक्ट नंबर कहलाएगी। जैसे हम लोग एक संख्या ले रहे हैं, जैसे मान लो कि 6 है, जैसे 28 है, ये सभी संख्याएं क्या है आपकी? संपूर्ण संख्याएं या परफेक्ट नंबर है। अगली मान लो एक संख्या आगे होगी तो 496 ऐसे एक संख्या है। ऐसे इसी तरह से जो संख्याएं होंगी वो आपकी परफेक्ट नंबर कहलाएंगी। अब क्या है, अब क्या लिखा है? यदि किसी भी संख्या के गुणनखंड उस संख्या को छोड़कर दी गई संख्या के बराबर हो तो हम लोग जैसे लेते हैं 6 क्या है? एक सबसे छोटी परफेक्ट नंबर क्या है? 6 है। 6 को अगर हम लोग लें तो 6 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 6 के फैक्टर क्या आ जाएंगे? 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है और 6 खुद इसका फैक्टर है। तो इस संख्या को छोड़कर, 6 को छोड़कर कितनी? 3, 2, 5 और 1, 6।
इनका योग कितना है, 6 हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, परफेक्ट। अगर आप सपोज करो आप 4 ले लो, तो 4 के फैक्टर कितना है, 1 है, 2 है और 4 है, और इस संख्या को छोड़ दोगे तो 2 1 3 ही तो हुआ इसका, तो ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। अगर आप 3 लोगे तो 3 के 1 फैक्टर होगा और खुद 3 होगा, तो इसको छोड़ दोगे तो ये 1 ही बचेगा, तो ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। जैसे आप 8 ले रहे हो, सपोज करो आप 8 ले लो थोड़ी देर के लिए, तो 8 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 खुद होगा, तो 8 को अगर आप छोड़ देंगे तो 4 2 6 और 1 7 ही हुआ, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं कही जाएगी। अब जैसे हम लोग ले रहे हैं एक संख्या, मान लो हमने ले लिया 28, कितना, अगली संख्या जो होगी वो कितनी है, 28, तो 28 जब हम लोग ले रहे होंगे तो 28 में जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 4 1 2 4 के बाद फिर 6 नहीं है, 7, फिर 7 इसका फैक्टर है, 8 9 10 11 12 13 14 इसका फैक्टर है, 14 के बाद में फिर 28, तो 28 को अगर हम छोड़ दें तो हम क्या देख रहे हैं, 14 14 7 21 21 21 और 4 25 25 और 3 28, तो 28 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है, 6 भी एक परफेक्ट नंबर है। फिर आपका 496 के इसी तरह से जब आप फैक्टर करेंगे तो 496 इसका क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट नंबर हो जाएगा। तो हम लोगों ने जाना कि परफेक्ट नंबर क्या होती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन, नंबरों का क्लासिफिकेशन बड़ी आसानी से हम लोगों ने समझा कि इनके क्लासिफिकेशन हम लोग कैसा करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम लोगों ने समझा क्या कि परफेक्ट नंबर क्या होती हैं, रेशनल नंबर क्या होती है, रियल नंबर क्या होती है, इरेशनल नंबर क्या होता है, या इमेजिनरी नंबर क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, और परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। तो संख्याओं का वर्गीकरण हम लोगों ने बड़े आसानी से सीखा कि कैसे हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण करते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको अभी अगली क्लास में हम लोग अवेलेबल करवाएंगे। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तो हमें ये सिर्फ जानना था कि संख्याओं का वर्गीकरण हम किस तरह से करते हैं। इसके बाद ये सीरीज यूं ही कंटिन्यू रहेगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय।